सिचुएशन हमने देखा था लास्ट क्लास में, मैंने आई थिंक कंस्ट्रेंट मोशन बताया था एंड कंस्ट्रेंट मोशन में लास्ट थिंग व्हिच आई प्रूव्ड वाज वो अरिथमेटिक मीन वाला फॉर्मूला दिखाया था ना। इट इज अ पुली एंड देयर आर टू पार्टिकल्स मूविंग टुगेदर, तो हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड आउट द वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन द पुलीज, राइट। तो आज हम क्या करते हैं ना, एग्जैक्ट उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा है ना ध्यान से सुनो मेरी बातें। अब है ना थोड़ी सी हम चीजें जो है ना वो चेंज करें, ठीक है। तो चीजें जो चेंज कर रहे हैं उसको समझो और लॉजिक अंडरस्टैंड करना चालू करो। अभी तक हम क्या करते थे ना, जब भी हमारा पुली फिक्स होता था, अभी तक देखा जितने भी न्यूमेरिकल कर रहे थे उसमें पुली हमेशा सीलिंग पे फिक्स होता था, ठीक है। जब पुली सीलिंग पे फिक्स होता है ना, तो इट एक्चुअली बिकम्स अ वेरी सिंपल टास्क फॉर अस टू सॉल्व दोस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। व्हाट वुड हैपन, वी आर नाउ गोइंग टू लर्न, वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैपन अगर पुली जो है ना या सीलिंग जो है हमारे पास वो खुद ही मूव करने लगे, ठीक है। नाउ सीलिंग मूव करने लग जाए इसका मीनिंग क्या है, और अगर सीलिंग मूव करने लग गया तो what kind of scenarios will be created? We are going to learn those kind of situations right now. So just for example, चलो बोर्ड पे देखना ध्यान से। सीलिंग मूव करने लग गया उसका मतलब बताता हूँ आपको। लेट अस से मेरे पास एक है ना बहुत ह्यूज लिफ्ट है, ठीक है। In this lift, what I did was I tied up a pulley like this from the ceiling of the lift. और इसके दोनों साइड में मैंने क्या किया, एक मास हैंग कर दिया। Let us say we take the values of masses also. So the mass of this body is given to be 2 kilogram. And the mass of the other body here is given to be, let us say, 3 kilogram. Two masses are given to you. ठीक है? अच्छा, if the whole pulley, whole lift remains at rest, ठीक है, अगर लिफ्ट नहीं चलेगा तो हमको एक बात बताएं, कंफर्म पता है कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, राइट और नॉट, प्रोवाइडेड द लिफ्ट इज नॉट मूविंग, ठीक है। और जिस टाइम पे लिफ्ट मूव नहीं करेगा तो उस दिन पे मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि जितना एक्सेलरेशन इसका नीचे होगा एक्जैक्ट उतना एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा, विदाउट अ डाउट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। What would happen अगर ये लिफ्ट मूव करने लगता है, तो फिर वहां से सब गड़बड़ चालू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो ये लिफ्ट ऊपर चलने लग जाए विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए विच आई डोंट नो, राइट। या चलो देख लें, जैसे मैंने ए दे दिया तो एक वाली लेते हैं, एक वाली दे दिया हमको g/3, 1/3 ऑफ द ग्रेविटी से ऊपर चल रही है, ठीक है। अब सब गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ी हो गई कि ये लिफ्ट जो ऊपर जाएगी तो ये ब्लॉक चलेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ द लिफ्ट, सॉरी बिकॉज ऑफ द मासेस, लेकिन साथ में लिफ्ट खुद ऊपर जाएगी, तो राइट नाउ हम ये डायरेक्टली एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे कि इस ब्लॉक का जो नेट इक्वेशन है, नेट मोशन जो है वो ऊपर है नीचे। सिमिलरली इसके लिए भी देखो, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है और इसका कुछ खुद का एक्सेलरेशन है तो हम डायरेक्टली एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यू माइट से कि सर हम पता कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है, बट वो खुद पता करना ही अपने आप में टफ टास्क है, ठीक है। वैसे सिंपल सी बात समझो ना, मान लो ये g/3 से ऊपर जा रहा था और ये वाला जो पार्टिकल है ये g/4 से नीचे जा रहा था, तो इफ यू सी द नेट थिंग क्या होगा, g/3 ऊपर की तरफ ज्यादा है तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन इसका कहाँ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा, राइट। तो इसका एक्सेलरेशन में क्या जाएगा, कुछ अलग ही वैल्यू आएगा। फर्दरमोर अगर ये पुली रेस्ट पे नहीं है तो कैन आई कंक्लूड दैट इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आई एम नॉट श्योर कि सेम होगा। अगर रेस्ट पे होता तो फिर तो जितना एक्सेलरेशन नीचे आता होता एक्सेलरेशन ऊपर जाता, बट अगर ये लिफ्ट मूव करने लग गई तो क्या दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो पाएगा, आई एम नॉट श्योर। हो भी सकता है सेम हो, ये भी पॉसिबल है कि शायद सेम ना भी हो। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक्चुअल कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और जो आंसर आएगा फाइनल आंसर हम वही निकालेंगे, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता है कि वैल्यू सेम है कि नहीं है, वो भी हमको चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन करना चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला और मोस्ट डेफिनेट चीज मेरे को पता है, वो ये पता है कि ये जो ब्लॉक है ना, इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 3G, और इस पे जो नीचे फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आई थिंक ये तो डाउट ही नहीं है, राइट। अच्छा, टेंशन को एक्सेलरेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें अगर टेंशन T होगा इसमें भी T होगा, और इसमें अगर T होगा तो इसमें भी क्या होगा, राइट और नॉट। अब एक बात नोटिस करो, ये पूरी दिख रही है, ये सीलिंग से कनेक्टेड है, तो अगर सीलिंग ऊपर जाएगी g/3 से तो क्या ये वाला जो पार्ट है ये भी g/3 से ऊपर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, तो पुली के साथ कनेक्टेड है। नाउ द प्रॉब्लम इज इन दो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। लेट मी अज्यूम दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ b, and let me assume that this block is moving upwards with an acceleration of c. You might say सर दोनों ऊपर कैसे, तो यार मेरे को पता ही नहीं दोनों ऊपर है कि नहीं है। वो सब प्रॉब्लम जो है वो सीलिंग ने क्रिएट कर दिया, और हम लोगों ने इतना सारा एग्जाम्पल देने के बाद में ये सीख भी लिया है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मान से फर्क पड़ता ही नहीं। फाइनल आंसर जो होते हैं वो तो हमेशा विद प्रॉपर साइन ही आते हैं, तो हम तो क्या बी और सी दोनों को ऊपर ही मान लेते हैं, अज्यूमिंग अपवर्ड टू बी पॉजिटिव, बाकी सब कुछ क्या होगा विद साइन ही क्रिएट हो जाएगा, राइट और नॉट। लेट्स स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशंस, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आई राइट, सुनना ध्यान से। फॉर दिस ब्लॉक 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ b, तो मैं लिख रहा हूं t
minus 3g must be 3 into b, right है क्या? Check out. At the same time, just see the 2 kg block. 2 kg block is also moving upwards. So for the 2 kg block, I will write down the equation as please switch off the mics. Minus 2g must be 2 times of c, right or not? ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ बताता हूँ क्या हो गई. If you see clearly, we have just written 2 equations. 2 equation लिखे ना हमने, जबकि variables 3 है. The name of the variables are capital T, small b, and small c. Right or not? So we need one more equation. And the last equation is known to us as the constraint equation. G by 3 is equal to b plus c by 2. Check करो सही. समझे मैंने क्या किया? थर्ड इक्वेशन ये लास्ट टाइम में मैंने किया था ना, याद है ना? इसका जो भी एक्सप्रेशन होगा वो इन दोनों का हमेशा अरिथमेटिक मीन होगा, राइट? अब बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं. आप सारे क्वेश्चन को ठीक से देखो, सिंपल सी बात है. 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्वेबल क्वेश्चन है, ठीक है? आप क्या करना, इसमें से b का वैल्यू निकालना या c का वैल्यू निकालना और c के वैल्यू को इधर डाल दो. तो देख रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगी. इफ यू सबट्रैक्ट देम, t गायब हो जाएगा और b या c जो भी आपको चाहिए उसमें से एक वैल्यू आ जाएगा. एक बार b आ गया तो क्या c आ जाएगा? एक बार b और c आ गए तो व्हाट विल हैपन? द टेंशन विल आल्सो बी देयर, राइट? द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज नॉट द फाइनल आंसर. द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि कैन यू अंडरस्टैंड द 3 इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है, ठीक है? और बस एक से आपके पास ये बात याद रख लो. आई एम अज्यूमिंग दैट अगर आपके पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल आ गए तब तो फिर सॉल्व कर ही लो, ठीक है? सो आई डू नॉट वांट यू टू फाइंड द फाइनल आंसर्स. मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस इज नॉट अ इशू, ठीक है? मेरा पॉइंट ये है कि तीनों इक्वेशन कैसे बने हैं ये सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है? और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि बी और सी आपने सर ऊपर मान लिए नीचे नहीं आ सकते क्या. आप लोग ठीक से सॉल्व करो सब कुछ. अगर बी और सी को उल्टा आना होगा तो वो अपने आप नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन क्रिएट कर लेगा. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इवन थिंक अबाउट दैट फॉर अ व्हाइल, ठीक है? जो भी वैल्यू आने वाले हैं वो सारे वैल्यूज विद प्रॉपर साइन क्रिएट होंगे. हमें साइन के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कभी. एम आई अंडरस्टूड और नॉट? श्योर, प्लीज नोट दिस डाउन. जल्दी सुनो. पॉजिटिव है मतलब वो ऊपर जाए. यस, पॉजिटिव आया इसका मतलब द एरो व्हिच वी अज्यूम्ड वाज राइट. नेगेटिव आया तो आंसर राइट है बट एरो व्हिच वी अज्यूम्ड इज रॉन्ग. विल रिवर्स द एरोस. एक डाउट है सर, आप कह रहे हो कि सपोज ये ब्लॉक ऊपर या नीचे जाएंगे तो सर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि इनडायरेक्टली तो लिफ्ट में तो स्टैटिक ही रहेंगे ना वो ब्लॉक. और रहेंगे चलेंगे लिफ्ट भी और ही चलेंगे लिफ्ट भी समझते हो. तो इसलिए जो भी निकाल रहे हैं हम लोग रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रहे हैं. लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है यहाँ पे. हाँ भाई जल्दी से नोट करो. आई शो यू कि इसी न्यूमेरिकल को अब अलग अलग तरीके से कैसे पूछेंगे. अगला क्वेश्चन दूंगा ना उसमें मैं हेल्प नहीं करूँगा. तो लेट अस सी कितना लोग उसको खुद से कर सकते हो. सबने रिवाइज किया ना लास्ट टाइम वाले जो हमने डिस्कस किए थे? ठीक है सर, सबको समझा लॉजिक? एक काम करो, एक न्यूमेरिकल मुझे खुद से सॉल्व करके दिखाओ. एक काम करो, अच्छी बात यह है कि आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करोगे ना तो भी आई डोंट केयर. आप लोग मुझे केवल है ना जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसकी जो भी व्हाटएवर नंबर ऑफ इक्वेशंस कैन बी क्रिएटेड वो सब बस बना के दिखाओ. दैट्स इट. वो इसका मतलब अगर इफ यू कैन एक्चुअली डू दैट आई विल अज्यूम दैट द सॉल्यूशन विल बी देयर, ठीक है? अकेले क्वेश्चन बना के दिखा दो. द क्वेश्चन इज दिस इज अ ब्लॉक whose mass is let us say 2 kilograms. This is a pulley, ठीक है? Here this is another pulley, a block of mass 3 kilogram and a block of mass 4 kilograms. All surfaces are assumed to be frictionless, ठीक है? Just make the right equation for this whole numerical. Whatever number of equations you are required. समझ गया क्वेश्चन? समझ गया ना? Yes now, चलो. Now look on the board and just see to it that you made the same equation जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का. जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वही बना रहे हो. पहला सवाल देखो, अब मैं मान लेता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन ले लेता हूँ. सपोज ए है इस साइड में. सो डू यू एग्री ये दोनों भी ब्लॉक मूव करेंगे?
अब पता नहीं ऊपर मूव करेंगे नीचे मूव करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं दोनों का एक्सेलरेशन नीचे मान रहा हूँ। यू माइट से कि सर दोनों को ऊपर भी तो मान सकते हैं, यस मान सकते हैं, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। वो मैं इसलिए ऐसे मान रहा हूँ क्योंकि जब ए ऐसे होगा तो इसका ए के नीचे होगा, तो क्या सारे डाउनवर्ड होंगे तो डायरेक्टली रिलेट करना आसान होगा, प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइट। अच्छा उसके अलावा जो मेरे को पता होता है, एक तो ये 4G और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ G, राइट। इधर टेंशन T, इधर से भी टेंशन T। नाउ सुनो ध्यान से, ये पुली दिख रही है, ये पुली मासलेस पुली है। सो मासलेस पुली पे, मासलेस मतलब M इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0 इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द पुली, भाई फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर किसी पुली का मास 0 है तो उसमें नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। आप जरा ध्यान से देखो, ये टेंशन है T, ये टेंशन है T, इस पुली पे फोर्स 0 करना है, तो व्हाट शुड आई डू, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको 2 टाइम्स ऑफ T। समझा कि नहीं समझा? जो भी टेंशन यहाँ होगा उसका हाफ द टेंशन हमेशा यहाँ पे लाएगा, ठीक है ना। इस पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। टू मेक नेट फोर्स 0, व्हाटएवर इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी द नेट अपवर्ड फोर्स फॉर अस, राइट। अब ये स्ट्रिंग सेम है, सेम स्ट्रिंग में तो टेंशन सेम ही होता है, तो यहाँ टेंशन कितना होगा, 2T होगा। इफ यू रिमेंबर ये हमने ऑलरेडी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हुआ है। इफ यू रिमेंबर एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने ना, वो पुली और मासेस दिए थे मैंने बहुत सारे एक लाइन में, एक पुली के मास पे दूसरा टेंशन कैसे आया था, याद है कि नहीं याद है, वो करा था इक्विलिब्रियम वाले केसेस में किया था ना हमने, वही का वही चीज। अगर याद नहीं है तो रिवाइज कर लेना उसको, ठीक है। रेस्ट इज सिंपल। अब हो गया कुछ है। अच्छा मैंने ना इसके अंदर ये 2G नहीं बनाया क्योंकि 2G और नॉर्मल का बैलेंस है, तो उसको बनाने का फायदा भी नहीं है, राइट। तो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशंस। इसके लिए 2 kg के लिए 2T इज इक्वल टू 2 into A, समझा क्या? ये 2 kg ब्लॉक के लिए है, सही बोल रहा हूँ? कम टू दिस ब्लॉक 3 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक 3G minus T is equal to 3 into, राइट है क्या? कम टू दिस ब्लॉक क्या लिखोगे? 4G minus T is equal to 4 into C, राइट है क्या? इक्वेशन 3 बने, वेरिएबल 4 हैं, उन 4 वेरिएबल्स के नाम है T, A, B and C. So obviously I need one more equation. The last equation I am making is, which I am not going to explain. समझा आगे क्या हुआ? समझा क्या हुआ? ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, याद है कि नहीं याद है? पक्का? As soon as you write this, 4 equation है, 4 variables है, ठीक है? Anyone who has successfully written these equations, you can stop there. You are not required to solve it further. वो तो ठीक है, उसके बाद तो यार बेसिक मैथमेटिक्स है, वो एक का वैल्यू दूसरे में डालना, दूसरे का वैल्यू पहले में डालना, वो करना है हमको, ठीक है ना? यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब कंसेप्ट से नाउ क्लियर टू अस, ठीक है? इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस स्टॉप हियर इटसेल्फ, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड एंड एग्री व्हाट आई जस्ट डिड हियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? लास्ट वाला फॉर्मूला से अगर डायरेक्शन तीनों एक ही डायरेक्शन में, ये तभी मैंने एक डायरेक्शन लिया है, अगर उल्टा होगा तो कोई बात नहीं है, को माइनस लेना। अच्छा पिछली बार कितनी बार डिस्कस किया, फिर रिवाइज करिए। सर माइनस वाला काम बोला था, बिल्कुल किया है मैंने 100%। पिछली बार सारे एग्जांपल करके दिखाए मैंने। अगर तुमने अपर प्लस मान दिया तो राउंड को माइनस लेके वैसे ऐड कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फालतू में माइनस है लाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। सब एक डायरेक्शन में ले रहा हूँ मैं, अज्यूम कर रहा हूँ, तुम अलग कर ले तो भी आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट पक्का? चलो ये हटा दूं मैं एग्जाम में, ओके। अच्छा ये सब कुछ समझ में आया? क्योंकि ये चीज है ना मैं बार बार यूज करने वाला हूँ, ये वाला पार्ट, ये 2T हुआ और ये T और T हुआ, इसमें तो किसी को ट्रबल नहीं है, पक्का? गुड, वेरी गुड। एक क्वेश्चन बताओ, अब देखते हैं कितने लोगों को आता है ये पुली है, इसको 15 न्यूटन से ऊपर खींच रहा हूँ। ये ब्लॉक है जिसका मास है 2 किलोग्राम। ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 किलोग्राम। यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ G टू बी 10, ठीक है? मुझे ये बताओ, ये पुली जो है ना, इसका एक्सेलेरेशन कितना है? और इफ पॉसिबल तो ये भी बताओ कि मेरे को पुली का एक्सेलेरेशन कहाँ है, ऊपर है या नीचे है? समझ में आया क्वेश्चन क्या मेरा? पहले बात तो बताओ कि एक्सेलेरेशन कितना है पुली का, एंड दूसरा सवाल कि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है। यू कैन टेक द वैल्यू G टू बी 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी फटाफट से करो।
होपफुली सबको लॉजिक समझ में आने लग गया है ना इसका, क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, I'll give you 2 minutes of time to get the answers and then I will solve it for you. Only 2 minutes of time. हाँ ये सब लोग देखो आपको लड़ो टाइम, इतना टाइम लगेगा नहीं, इतना टाइम लग रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया। सुनो एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, मेरे को है ना बाकी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, पुली का एक्सप्रेशन निकालना अभी डिफिकल्ट है, बट मुझे जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है ना वो बता दो। ये 50 है ना, एक मिनट कहते हैं ये 50 है ना, तो नो मैटर व्हाट हैपेंस यहाँ पे 25 न्यूटन्स और 25 न्यूटन्स होगा। डू यू एग्री व्हाट आई जस्ट डिड? यस सर। इसको कोई दिक्कत नहीं, वही किया था मैंने, पक्का? अच्छा भूल जाओ उस पुली को, बाद में देखेंगे उस पुली के बारे में, मैं डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स कंप्लीट। इसका नीचे फोर्स कितना होगा? 2G। इसका पक्का? ये 25 है और ये 2G है, दैट इज 20। तो where will this accelerate? Upwards, right? Upwards क्यों? ये ज्यादा है। With what acceleration? Can we find out that? Yes sir. So 25 minus 2G must be 2 into A. A इसका acceleration, which comes out to be, I hope, ये 25 minus 20 बनेगा शायद। ये शायद 5/2 meters per second पर जाएगा। Which direction में? 5/2। सही है क्या? Yes sir. इधर आ जाओ। ये 25 है और ये 4G है, तो where will this go? Downward। समझ आ गया? इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो लिखोगे 4G, राइट? माइनस इज इक्वल टू 4 into A dash लिख देता हूँ, राइट? 4G is 40 minus 25 15। So A dash कितना आया? Which direction? पक्का? ये कितना है? 15/4। पर मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने क्या पूछा था? पुली का acceleration। Very good. The acceleration of pulley is, hopefully you might not ask this. Is answer. Don't even tell me कि मुश्किल है। समझा क्या क्या मैंने? And why minus sign came? Why negative sign came in the answer? Right or not? पक्का। Everything which I am going to teach you now is going to be connected to the things which we already discussed. ठीक है? सब लोगों ने जिन्होंने रिवाइज किया है उनको लगेगा ये सब कुछ बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है? बस रिवाइज ठीक से होना चाहिए सबके पास। Do you agree what I just did here? अगला न्यूमेरिकल मैं इसी के बेसिस पे दूंगा, एग्जैक्ट इसी के बेसिस पे, ठीक है? चलो नोट करो। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये माइनस क्यों किया है समझ में आना चाहिए सबको। एक 5/2 है और दूसरा माइनस 15/4 है, राइट ना? तो अभी माइनस में आ रहा है तो वो नीचे जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो डायरेक्ट डाउनवर्ड लिया। हाँ डाउनलोड अगर आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। डाउनलोड आ रहा है क्या? नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या माना है? पुली ऊपर होना था, वो ऊपर नहीं नीचे जा रही है, तो अपने आप आएगा, वो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कर रखा है? 5/2 को प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आई एम अज्यूमिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, और इसको मैंने माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आई एम अज्यूमिंग डाउनवर्ड एज माइनस। So whatever the answer comes will come with a plus or minus sign. If it comes out with plus, इसका मतलब pulley would be moving upwards. If it is coming out with minus, the pulley is actually moving in the downward direction. तो वो plus minus अपने आप क्रिएट होगा, ठीक है? आंसर भी याद नहीं, आंसर देख लेना अपने आप से क्या आता है। I don't care about answers. ये समझ गया लॉजिक? अच्छा, what will happen? सुनो, what happens if this force doesn't remains constant? कांस्टेंट नहीं रहता है। अभी तो 15 न्यूटन दिया था ना, 15 न्यूटन में कांस्टेंट नहीं रहता, वेरी करा देता। वेरी मतलब सुनो ध्यान से, जल्दी सुनो ना। सबने काइनेमैटिक्स 2 में वेरिएबल एक्सेलरेशंस पढ़ लिए ना? नहीं। अब A = dv/dt पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा है? अब एक्सेलरेशन = dv/dt होता है, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? क्या बात कर रहे हो? पढ़ा है ना? एंड अगर dv/dt होता है तो कैसे इंटीग्रेट करके हम वेलोसिटी निकालते हैं, पता है ना? तो फिर ये देखो, ये बोलिए, अब सुनना,
आवाज बंद बिल्कुल। सुनो, ये पुली का सेंटर है, ये एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये एक 4 किलोग्राम का ब्लॉक है। पहले पूरा क्वेश्चन सुन लो। यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ जी टू बी 10 और ये दोनों ब्लॉक अभी राइट नाउ सरफेस ऑफ द अर्थ पे, फ्लोर पे रखे हुए हैं, ठीक है। Now what I did was at a particular instant मैंने यहाँ से पुली के सेंटर से एक फोर्स लगाना चालू किया F, whose value is given to be 10 times of t, where t represents the time। मतलब कहने का मतलब ये है कि at t equal to 0 seconds there was no force on the pulley, but at t equal to 1 second the pulley had a force of 10 newtons. At 2 seconds it is 20 Newton, 3 seconds with 30 Newton and so on. The force acting on the center of the pulley goes increasing. Now do you agree that अगर force on the pulley increase करेगा तो वायर में टेंशन भी increase करेंगे? तो मेरे पास आपके लिए दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, first part of this question, the time or times at which block A and B would just lift off from the ground। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, the velocity of block A when B just lifts off, ठीक है। सब लोगों के पास में एग्जैक्टली 4 मिनट का टाइम है। 2 मिनट्स और 4 मिनट नहीं है, 5 मिनट ले लो। 1 minute for writing and 2 minutes for solving the 2 parts। You can take the value of G still to be 10। क्वेश्चन सबको समझा कि नहीं? उसी क्वेश्चन का एक एडवांस फॉर्म है, उसी क्वेश्चन का एडवांस फॉर्म कर दिया। अरे यार 5 मिनट का टाइम है आपके पास। गेट द राइट आंसर शो दिस। Sir, Yes please tell me, sir, tell me। sir font size बढ़ाओ। ओके, अगली बार से बढ़ा रहा हूँ मैं। Sir font size बढ़ाओ। हाँ सुना मैंने। जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन अभी। टाइम एट व्हिच द ब्लॉक A and B would just lift off from the ground। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ा रहा हूँ मैं फॉन्ट साइज। अभी ये लिखो फटाफट से और आंसर निकालो फटाफट। Sir, यस टेल मी। yeah, sir, the answer for the B part is it 80 meter per second? 80 मीटर पर सेकंड। आई नीड टू चेक, एक मिनट। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? 4 and 8 respectively. 4 and 8 seconds respectively। चलो we'll check। Just give me a minute, I'll check it out answers। आंसर नहीं, जल्दी करो यार। ऊपर जा रहे हैं, नहीं जा रहा, कब तक हमेशा नहीं जाएगा। चलो देखो एक बार, बोर्ड पे देखो एक बार, ठीक है। सब लोग पहले एक बार मेरी बात को नोटिस करो, जल्दी से नोटिस करो। I hope all of you would agree with one simple fact first, that if this is 10t, without a doubt these two values will be 5t and 5t respectively। Am I right or wrong? Which are basically the tension in the strings। एक छोटा सा चालू हुआ। Excuse me, sir. Yes। Sir, the velocity it's 40, sir. I have 40। correction. Okay, okay, okay। I'll check it out once. Yeah, I'll check it yeah, out। it's 40. एक मिनट, Yeah. एक मिनट। So this is 5t and 5t respectively, right? That's the first thing। अच्छा, do you all agree that these are the tension in the strings? And as the time will pass on, the tension in the strings will go on increasing। So t equal to 0 second, the tension was 0, 1 second, the tension is something else, 2 second with something else, and so on and so forth, right?
मुझे एक बात बताओ, पहले बहुत सिंपल डेफिनेट बात जो मेरे को पता है, ये है 2G और ये है 4G। अगर मुझे इसको लिफ्ट ऑफ करना है, एक्सेलरेशन तो बाद की बात है, अगर जस्ट लिफ्ट ऑफ ही करना है तो कहने से मुझे इसको सरपास करना पड़ेगा। वेट को सरपास नहीं किया तो मैं लिफ्ट ऑफ कर नहीं सकता। सही है क्या? बात खत्म, आंसर आ गया मेरा। The first answer is ये तब लिफ्ट ऑफ होगा जब 5T will become equal to what? 2G, which is 20. So time at which the 2 kg block will lift off is 4 seconds, right or not? At exactly 4 seconds, the first block will lift off, right? बड़ी गड़बड़ है, second block lift off नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो सेकंड ब्लॉक में अगर आप ठीक से नोटिस करो ना, तो ये ब्लॉक तब लिफ्ट ऑफ होगा जब आप इसको सरपास करोगे, राइट? सो उसके लिए 5T कितना होना चाहिए था? 4G, which gives us T dash का वैल्यू, मैं T dash लिख रहा हूँ उसको, will be exactly what? 8 seconds, right or not? तो मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ। Do you all agree that T less than 4 एंड T ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, 0 से ज्यादा के लिए और 4 से कम के लिए, both the blocks will be at rest, complete rest होगा। am I right क्या? absolutely rest होगा सिस्टम पे, कोई भी मूव नहीं करेगा, राइट? आगे देखो, T ग्रेटर देन 4 सेकंड के लिए बट लेस देन 8 सेकंड के लिए केवल 2 kg ब्लॉक मूव करेगा, while 4 kg ब्लॉक क्या करेगा? अभी भी रेस्ट करेगा। सही बात है कि नहीं है? While as soon as T becomes greater than 8 seconds, can you see both the blocks will start moving? Both will move. Am I right or not? ये बात क्लिक हुई क्या सबको कि क्या किया मैंने? पक्का? तो हमसे पूछा क्या गया? देखो हमसे पूछा गया था, सुना ध्यान से, हमसे पूछा गया था कि what will be this block velocity, नहीं sorry, what will be this block velocity when this block just lifts off, ठीक है? तो मतलब what I'm asking you इस block का velocity, 2 kg का block का velocity at exactly what? 8 second of time. Am I right? Yes. ठीक है, एक कोई कनेक्ट करें, हो गया? So can you understand that I have been asking you to find out the velocity of this block, ठीक है? When this block is just in the lifting off condition, मतलब इस block का velocity 8 seconds, right? Okay, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा, ये ब्लॉक चलना कब चालू करता है? 4 seconds. और चलता कब तक है? 8. मतलब 4 सेकंड चला है ना? तो काम करते हैं 4 सेकंड के बाद में, मतलब T ग्रेटर देन 4 सेकंड के लिए इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखता हूँ। क्या ब्लॉक ऊपर आ रहा होगा एक्सेलरेशन ऐसे? तो मैं इक्वेशन लिखूंगा 5T minus 2G is equal to 2A, राइट है? सही है? अच्छा, G जो होता है वो 10 होता है, G को 10 डाल दूंगा, ये 2 से और ये 2 इधर आ जाएगा, राइट है? सो A will come out to be 5/2T minus of 10, चलेगा क्या? सही है क्या? अच्छा, एक बात गड़बड़ हो गई, देखो एक बात छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं? कैन यू अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन? क्यों नहीं लगा सकते? काइनेमेटिक्स को पढ़ लिया हमने पूरा, पता है हमको ये बात। तो अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट नंबर नहीं होता है तो काइनेमेटिक्स टू अलाउड नहीं है, तो फिर क्या करें? अब काइनेमेटिक्स टू अलाउड नहीं है, हमारे पास फिर एक ही मेथड बचा, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज कैलकुलस। व्हाट विल आई डू? ये दिख रहा है, इस ए को मैं लिखूंगा dv by dt is equal to what? 5/2t minus of 10, right or not? इसको मैं dt को इधर ले जाऊं क्या? यही करते थे सब लोग। If I integrate this and integrate this, काम चल जाएगा? Limits of integration. What is the starting block velocity of block 2 kg? Velocity 0 से start हुआ, right? And after some time it reached to a velocity v, which we need to find out. And what are the limits here? Time के limits? 4 Please don't put up 0 to 8. 4 and 8. You understand why 4 and 8? क्योंकि the whole motion started at 4 seconds and we are considering the motion up till only 8 seconds. Right or not? Generally mistake जो करते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, यहाँ पे 0 to 8 कर देते हैं, ठीक है?
0 to 8 नहीं होगा. The 2 kg block started moving at 4 seconds. So we'll start the motion, we'll start the velocity at 4 seconds. This is actually showing you that at 4 seconds, the velocity was 0. At 8 seconds, the velocity has to be found out. समझ में आया क्या किया मैंने? I hope ये इंटीग्रेशन करना की जरूरत तो नहीं है ना? ये होगा t square by 2 और ये होगा 10 into t. और फिर लिमिट्स डाल देना, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के you'll get answer. I don't remember the answer. Some guys are saying answer is 40. I'm not very sure. Please check out all of you. ठीक है? And check out करके please understand कि क्या किया मैंने. इसमें कोई डाउट मत रखना किसी को जाएगा. ठीक है? वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है. वो जो हमने स्टैंडर्ड चीज़ सीखी ना, उन्हीं को मेरी तरफ से घुमा फिरा के अलग-अलग क्वेश्चन. राइट है क्या? वो एक बात समझ लो. Each of the numerical is going to be a approach. ठीक है, which has been derived from the previous numerical. If somebody have not understood this, ये नहीं समझेगा. ये वाला तब समझेगा जब इसके पहले जो हमने किया था वो समझेगा. तो रियलिटी में every numerical is basically previous numerical का एक extension. If you understood this, I'll give you another one. बिल्कुल इसी के साथ में आ गया. ठीक है? तो इसलिए step wise सीखो, कोई भी डाउट मत रखना इसके अंदर. समझा वो क्या? जल्दी नोट करो, फटाफट से. सर वो जो इक्वेशन हमने निकाला 5t - 2g = 2 into एक्सेलरेशन, उसमें अगर हम लोग t8 सब्स्टिट्यूट कर दे तो हम लोग को ऐसी एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना उस इंस्टेंट. हाँ तो एट दैट इंस्टेंट ढूंढना था ना. व्हेन b लिफ्ट्स ऑफ तो a का एक्सेलरेशन नहीं क्या पूछा था? सॉरी वेलोसिटी. हाँ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन निकालने से फायदा क्या हुआ? हाँ I asked you to find out the velocity. और वो काइनेमेटिक्स अलाउड नहीं है. ठीक है ना? Have you noted down? Can we continue now? जल्दी करो, जल्दी करो. समझा तो है ना बाकी सब? As usual, easier वाला न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूँ, टफ वाला मैं करने को दूंगा. हाँ भाई, ये मास m है, ये मास 2m है. कैपिटल M और कैपिटल 2 है. मोशन तो हो गई. हेलो सर, एफसी सेंटर. Yes please. Tell me. सर आप फॉन्ट बड़ा लिख सकते हो सर. बच्चों को थोड़ी तकलीफ हो रही है देखने के लिए. ठीक है. यस सर, थैंक यू सर. Okay. हाँ सुनो please everyone. I write down from this question please. हाँ listen please now carefully. And ध्यान सुनो. Can you see that motion is going to be there for this? Right? How will the motion be? This block is going to move down, and in turn it is going to pull the pulley as well as this block. So this is going to move downwards, but this block is going to move in the right direction. Right or not? बड़े गड़बड़ हो गई. गड़बड़ी हो गई. आपकी बात पिछली बार तक क्या होता था ना, ऐसे सिचुएशन में एक्सटेंशन ऑफ द ब्लॉक्स सेम होता था हमेशा. इसमें देख रहे हैं मल्टीपल पुलीज हैं तो एक्सलेशन सेम नहीं होगा. ठीक है. और आई होप मैंने ये बात वैसे डिराइव करके दिखाई थी. इफ यू स्टिल फील कि नहीं सर मेरे को समझ नहीं आया तो वो बताओ. बट मोस्ट प्रोबेबली आप लोग है ना पिछले वाले एग्जांपल देखोगे ना जो हमने किए हैं उससे आपको मिल जाएगा. अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a होता है तो मैंने प्रूव करके दिखाया था कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 times ऑफ a होगा. यू कैन चेक दैट. बताता हूँ कैसे होगा. इसको a लेते हैं, ये 0 है तो x + 0/2 मस्ट बी इक्वल टू a. याद आया? x का वैल्यू 2 आ जाएगा. आएगा क्या देख लो एक बार. पक्का है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला स्टेप यही है, a और 2a को रिप्रेजेंट करना. बाकी सब तो उसके बाद का नहीं होगा. ठीक है. जब आप है ना इसको सिस्टम को लगाओगे तो कैसे स्ट्रिंग टाइट हो जाएंगी. तो लेट्स से यहाँ पे एक टेंशन T क्रिएट हो गया सपोज. चलेगा? अच्छा ये पूरी स्ट्रिंग सेम है क्या?
तो इसमें सब में टेंशन टी होगा क्या? कैसे होगा? टी राइट। एंड फॉर अ वेरी सिंपल रीजनिंग जो हमने अभी भी पढ़ी, ये कितना होगा? 2t और 2t, एग्रीड। और इसके नीचे क्या लग रहा होगा? 2mg, राइट। अच्छा, मैंने इसका mg और नॉर्मल नहीं दिखा, कैंसिल आउट है तो फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे जनरली एफईडी को दिखाना चाहिए था, बट क्योंकि कैंसिल आउट है इसलिए मैं कभी शो ही नहीं कर रहा हूँ उसको, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाले केसेस में मैंने वो भी शो किया, राइट। अब आगे देखो, अब आगे सब आसान है, ध्यान सुनो। ओनली फोकस योर अटेंशन टू 2m ब्लॉक, फॉरगेट अबाउट अदर ब्लॉक्स, ओनली 2m वाला ब्लॉक। 2m वाले ब्लॉक के लिए 2mg minus of 2t is equal to 2m, right or not? Yes, sir. Get to another block. वो वाला ब्लॉक दिख रहा है? उस ब्लॉक के लिए only forces t will be equal to m into 2a. समझा क्या क्या? How many questions? How many variables? दो ही है ना? अगर टी और ए, और जो ए आएगा ना वो ए इसका एक्सप्रेशन आएगा। आप लोग ध्यान रखना कि किसका पूछा है, ऐसा नहीं हो कि इसका पूछा और आंसर ए लिख के आ जाओ। अगर इसका पूछा है तो जो भी आंसर आएगा उसको डबल करके लिखना है, राइट और नॉट? सो somebody would ask you the value of A, somebody would ask you the value of tension T, or something else of this kind. Anything in this question can be asked to you. Am I understood or not? पक्का क्लियर है? श्योर? अच्छा, मैं आपको यहीं पे एक बात और सिखा देता हूँ। सारी मास्टर्स पुली में नेट फोर्स 0 होता है, तो क्या आप लोग इस सिस्टम के अंदर बहुत इजीली टेंशन टी का वैल्यू निकाल सकते हो? ठीक है, दो इक्वेशन है, एक का वैल्यू निकाल जाएगा, टी निकल जाएगा। निकल जाएगा क्या? अब आप नोटिस करो, इस पुली पे तो भूल जाओ, ये पुली दिख रही है? इस पुली पे एक टी यहाँ लग रहा है, एक टी यहाँ लग रहा है। इस पुली पे नेट फोर्स कैन यू सी बिकॉज ऑफ द टेंशंस लगेगा इस साइड में। कितना लगेगा? टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। बट हमने क्या बोला था? हमने तो बोला था कि नेट फोर्स हमेशा पुली पे क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। 0 कौन होगा? तो कौन करेगा? देखो ये पुली दिख रही है, ये पुली यहाँ पर इस जगह पे टाइट होती है, एक नेल लगा के रखते हैं हम लोग, या तो नेल लगा देंगे या एक रॉड से हम लोग बांध देंगे, यही तो करेंगे। तो जहाँ पे भी नेल लगाएंगे कैसे, वो नेल हमेशा क्या करेगी? फोर्स लगा देगी सिस्टम पे। कितना फोर्स लगाएगी वो नेल? एग्जैक्टली। क्यों इतना? क्यों? तो ये नेट फोर्स क्या करना है हमको? भाई पुली चल नहीं रही है, पुली रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए था? हमेशा 0 होना चाहिए था। इसका मतलब व्हाटएवर फोर्स इज नेट क्रिएटेड बाय द टेंशंस इन दिस डायरेक्शन, एग्जैक्ट उतना फोर्स क्या होगा? वो रॉड या नेल क्रिएट कर देगी कहां पर? उल्टे डायरेक्शन में। सो दैट नेट फोर्स ऑन द पुली क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर वो नेट फोर्स 0 नहीं हुआ तो न्यूटन का थर्ड सेकंड लॉ वायलेट कर जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता था कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स बच गया तो उस बॉडी को चलना पड़ेगा, ठीक है। ये पुली का सेंटर कहाँ चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा है, तो पुली का नेट फोर्स सेंटर पे क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। एम आई राइट और नॉट? सो कई बार आपसे ये पूछेंगे कि पुली पे नेट फोर्स बचाओ, ठीक है। कई बार पूछेंगे कि पुली पे जो क्लैंप लगा हुआ है ना, क्लैंप मतलब वो रॉड, उस पे नेट फोर्स क्या है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट क्लैंप पे नेट फोर्स, अब बाकी सारे फोर्स निकाल लो। बाकी सारे जो फोर्स लग रहे होंगे ना, उनका उल्टा जो होगा वो क्लैंप पे फोर्स होगा। समझ में आता है नहीं आता है? क्योंकि नेट फोर्स 0 करना है हमको पुली पे। एम आई राइट और नॉट? एम आई अंडरस्टूड हियर कंप्लीटली? प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से। अगला एग्जांपल मैं हेल्प नहीं करूंगा, खुद से करो। मैं ये बता देता हूँ कि अगला एग्जांपल जो दूंगा उसका आधा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पिछली बार सॉल्व कराया था, ठीक है क्या? दिखा दूंगा वो, पहले एक बार नोट करो। ये वाला हटा दूं क्या एग्जांपल? शुड आई रिमूव दिस एग्जांपल? श्योर ना? The fonts are clear to everybody now? All the batches please. Pune Center. The fonts is clear? Excuse me, sir. Yeah. Sir, can you please explain this again? Which one? This one? Which part? Which Yes, part? sir. Yes, sir. Which part? Which part? Full. अगर ये ब्लॉक का एक्सलेशन A नीचे है
तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a होगा, पहले ये समझ में आया क्या? ये समझा? राइट। तो यहाँ पे टेंशन T डेवलप हुआ तो सेम स्ट्रिंग है सारा, तो ये T और T होगा दोनों साइड। टू मेक द फोर्स ऑन द पुली 0, ये T और T होगा तो ये 2T होगा, तो यहाँ पे there will be 2T, right? And यहाँ पे there will be 2mg. Now what I just did was I made the equation for this. 2mg minus 2T is equal to 2m into a. This is the equation for this block. Right? For this block, T, that's the only force which is being pulled, is equal to m into 2a for us. ठीक है? एक बात बता देता हूँ. If you remember previous to previous class में, ठीक है? I don't remember previous class or previous to previous class. मैंने आपको एक मेथड सिखाया था कि किसी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो होता है नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. याद है कि नहीं याद है? नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास निकालते थे हम लोग. पक्का ना? इस केस में यूज नहीं कर सकता हूँ. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस केस में बताया था कि वो केवल तभी वैलिड है जब सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सिस्टम में क्या हो, सेम. जब गड़बड़ समझ में आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आर डिफरेंट, तो इसका मतलब नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास is not going to be applicable in this kind of a scenario. Am I right or not? Sure. चलो नोट करो. किया था क्या वाला क्वेश्चन भी लास्ट टाइम में? हाँ सर. पर पिछली बार में क्या रिलेशन निकाल के छोड़ दिया था. याद है? तो पहला वाला लॉजिक उसी से. अब फटाफट एक काम करो. Taking the value of g to be 10 meters per second square. Tell me the acceleration of both the blocks. Taking the value of g to be 10 meter per second square, tell me the acceleration of the 5 kg block and the 2 kg block respectively. Should I get the answers? Question number 1, step number 1 for every numerical of this kind. बाकी सब फालतू ही चीजें हैं. पहला step is acceleration calculation. Acceleration will not be the same for sure. ठीक है, एक बात बता दूं. अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ a होगा. जितना होगा याद नहीं है, अपनी नोटबुक्स खोलो. 100% ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा. क्या नहीं है क्या एग्जाम्पल? 100% एग्जाम्पल है. क्रॉस वेरीफाई. I have proved it to you that कि अगर एक एक्सेलरेशन a होता है, दूसरा एक्सेलरेशन 3 टाइम्स ऑफ a होता है. We have proved it by a general approach, and then we proved it with the help of the a1 plus a2 by 2 वाले फॉर्मूले से. दोनों से मैंने प्रूव करके दिखाया. I am very sure about that. Are you all sure about this thing? अगर a होगा, दूसरा 2a होगा, sorry 3 होगा. बस रेस्ट सिंपल है. यही सबसे देखना इम्पोर्टेंट है. उसके बाद तो फिर केवल है ना सिंपल इक्वेशन है. हाँ, अब एक करके क्वेश्चन होता है. सुनो ध्यान से. इस पे नीचे 2g, नीचे 5g. अब ध्यान से सुनते जाओ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. प्लीज 1 मिनट के लिए यार मेरी बात सुन लो, नहीं तो फिर वो है ना आगे जाके समझेगा ही. डू यू ऑल एग्री दैट ये टेंशन में t रहता है? तो क्या ये पूरी स्ट्रिंग सेम है? तो ये टेंशन 2t, ये t होगी. बट ये जो होगी ना, ये 2t होगी. क्या ये पूरी स्ट्रिंग सेम है? समझा क्या? पक्का देख लो, समझा कि नहीं समझा? ये t होगा, ये t होगा, ये 2t होगा और ये ऐसा सिचुएशन होगा. यहाँ पे ये 2g होगा, यहाँ पे ये 5g होगा. राइट? नाउ फोकस योर अटेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल टू द 5 किलोग्राम ब्लॉक. Forget about the 2 kilogram block altogether. कोई 2 किलोग्राम का ब्लॉक है ही नहीं. चल 5 kg का ब्लॉक है. I am writing my equation only for 5 kilogram block. 5g minus t is equal to 5 into 3a. Do you all agree? सही है? Go to the 2 kg block now. 2 kg block is moving upward or downward? Upward. 2t plus t minus 2g. समझा क्या किया मैंने? पक्का समझाया क्या? मस्ट बी. क्या नहीं समझा बताओ मुझे. बता क्या नहीं? 2 kg ब्लॉक पे फोर्स है. अपवर्ड फोर्स क्या है?
2 kg ब्लॉक पे व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स? 40। वो टेंशन है ना, और नीचे फोर्स क्या है? मस्ट बी इक्वल टू 2 into, समझ आ गया? हाउ मेनी इक्वेशन हैव आई मेड फॉर यू? अब ठीक है, 2 इक्वेशन है। कितने वेरिएबल हैं? आ जाएगा? क्या मुश्किल रहा है? सब आसान है। डोंट इवन टेल मी मुश्किल है। ठीक है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इट्स अ डेफिनेटली सॉल्वेबल न्यूमेरिकल, राइट? आंसर अपने आप आएंगे, आंसर व्हाटएवर द वैल्यूज का। ठीक है, वो क्या करना, वो t इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। एट टाइम ऑफ t गया, वो सीधा ही आ जाएगा। एक बार ये आ गया तो बाकी सब अपने आप कर जाएगा, राइट? एक क्वेश्चन और पूछो, एक थोड़ा खराब क्वेश्चन पूछो। ये बहुत सिंपल है। बेटा कंटिन्यू, क्या डू यू लाइक एग्जांपल? है ना? क्या वापस? सर 3A कैसे आया? ये कैसे आया? पिछली क्लास में एब्सेंट था। पिछली क्लास का नोटबुक है तेरे पास, जल्दी खोल उसको, उसमें देख। फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल वही था मेरा, जस्ट चेक आउट। एक बार रीचेक कर, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल वही था। समझ गया? वेरी गुड। पिछली क्लास का रिवाइज करो, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रिवाइज करो पहले पूरा। ओके, अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और बोलूं। गुड थिंग इज ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पिछली क्लास का क्वेश्चन, यू ऑलरेडी डन इट। ठीक है, ऑलरेडी डन है तो इसका मतलब वापस कर लेंगे हम। ठीक है, चलो देखते हैं। आवाज नहीं बिल्कुल भी। प्लीज एक मिनट, आवाज बंद करो। इफ यू कंटिन्यू टॉकिंग तो नहीं समझ में आएगा, प्लीज आवाज बंद कर दो। ठीक है, अंडरस्टैंड समथिंग जो हम कर रहे हैं। ये मेरे पास पहला पुली है। दिस इज a block of mass 1 kilogram. This is another pulley which is fixed to the ceiling. Okay, and this is a block whose mass is 2 kilogram. की जगह काम करो, इसको 4 किलोग्राम करो। दिस इज 1 किलोग्राम, दिस 4 किलोग्राम। ठीक है, और ये मेरा सरफेस होता है। दिस हाइट इज 1 मीटर। ठीक है, व्हाट वुड हैपन? क्या होने वाला है? 4 किलो वाला नीचे आएगा, ज़्यादा हैवी मास है, राइट? आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। अज्यूमिंग, मैं बोल रहा हूँ आपको पहले से ही, अज्यूम कर लो कि ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के बाद 4 kg ब्लॉक डजंट बाउंसेस बैक, इट स्टिक्स टू द ग्राउंड, राइट? बट उसके चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी, 1 kg ऊपर जाएगा। याद आ गया ना पिछली बार ऐसा कुछ? वेरी गुड। द क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस लेवल, फ्रॉम द लेवल व्हिच आई जस्ट शोड यू, इस लेवल से 1 kg मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा? सेम क्वेश्चन है लेकिन करो सॉल्व। मैंने कब बोला गलत है? कोई भी कॉपी पलटेगा नहीं अपनी, सेम तो है, वो पता है, तो कॉपी पलटोगे नहीं कोई। वेरी गुड, चलो सॉल्व। अब मेरे को गेट द आंसर राइट फास्ट फॉर दिस। यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ g टू बी 10 इफ यू वांट, बट जनरली मेरे को लगता है कि g का जरूरत पड़ेगा नहीं बहुत जल्दी से। अगर आप g को g के फॉर्म में भी छोड़ दोगे ना तो भी राइट आंसर आ जाएगा। बट अब अगर चाहिए g का वैल्यू 10 लेके आप आंसर निकाल सकते हो। यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? या आपको मेरी ये कहना यूजलेस हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ। चलेगा। यूजलेस हेल्प मेरी ये है कि अगर इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा नीचे, इसका एक्सप्रेशन ये होगा, तो अच्छी बात ये है कि अगर ये 1 मीटर नीचे चलेगा तो उतने टाइम में ये 2 मीटर ऊपर चलेगा।
बट 2 मीटर के बाद रुकेगा नहीं, उसके बाद और ऊपर जाएगा। क्यों आएगा अब वो सोचो, सोच सबको क्यों जाएगा वो सोचते क्या? अब तो गेट आंसर्स। और सेकंड थिंग ये भी बताओ मेरे को कि फॉर हाउ मच टाइम द स्ट्रिंग विल रिमेन स्लैक्ड। ये भी पूछा था क्या मैंने पिछली बार? हाँ सर। स्ट्रिंग स्लैग भी होगी है ना? गेट आंसर राइट फॉर हाफ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, फटाफट आंसर निकालो। Should I solve क्या? Time slacks. Oh पता नहीं, देखना। He is saying 5 सेकंड के लिए स्ट्रिंग स्लैग रहेगी भैया, देख लो एक बार चेक कर लीजिए। You are taking the value G2B? चेक कर ले। You are taking the value G2B 10? Okay. मैं वो चेक करना पड़ेगा कौन सा जानी है। Values में random नहीं है। यार सब लोग बहुत टाइम लगा रहे हो। शादी नहीं, एग्जाम में 3 मिनट मिलते हैं भैया। 3 मिनट हो गया भैया, 3 मिनट नहीं हुआ। जल्दी 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 फटाफट। सिक्स मीटर टोटल। मतलब इस लेवल से 6 मिनट ज्यादा नहीं हो रहा। अच्छा मुझे बताइए एक्सेलेरेशन कितना है? 820/8 है तो 2a5 हो गया। राइट चलो हाँ भाई सब लोग बोर्ड पे फोकस करना चाहिए। आंसर दिखाते हैं। If this acceleration is a, this acceleration is going to be 2a first of all. So अगर ये टेंशन t होगा तो ये t और ये t होगा, ये 2t होगा, राइट? और ये कितना होगा? 1g, ये 2a, ये t और ये 2t, राइट? ये होगा 4 times of g, सही है? For this block 4g minus 2t equal to 4 into right? For this block t minus 2g equal to 2 into 2a, सही है क्या? दो इक्वेशन है, एक काम करो इसको 2 2 और ये 2 काट दो, राइट? सर 1 kg ब्लॉक है। 1g सॉरी मैंने गलती कर दी, 1g है, सॉरी 1g ना 1 into राइट? अब काट दिया मैंने इसका वैल्यू। Can I add them up? As well as add them up, ये t गया, बचेगा 2g minus 1g is equal to 2a plus 2a 4a। सही किया क्या? क्या गलती नहीं किया? कुछ भी देख लो एक बार। a आ गया क्या? बदल a comes to us g by 4, right? इसका मतलब पक्का समझा क्या? इसका मतलब this block is going to come down with an acceleration of g by 4, but this block will go up with an acceleration of g by 2, right है क्या मतलब? फिर ये समझा क्या? अब इसके बाद तो क्या कैलकुलेशन था यार, कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, राइट है यहाँ तक? 1 मिनट आवाज बंद कर दो, सुनो। अब सुनो ध्यान से, ये वाला ऊपर चल रहा है with an acceleration of 2a g by 2 से, ये थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा। कितनी हाइट तक पहुँचेगा? 2 मीटर्स। तो 2 मीटर्स क्यों? ये चलेगा उसका डबल हमेशा। बट जैसे यहाँ पहुँचेगा ये ब्लॉक रुक गया, बट तब तक ये कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका है। एग्रीड है क्या? क्या हम ये वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं? इस टाइम तक तो क्या एक्सेलरेशन g by 2 है क्या? इस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन g by 2 है, राइट? सो करेक्ट, b square minus 0 square is equal to 2 times of as g by 2 into s। s कितना है?
2 राइट? तो v स्क्वायर कितना आ गया 2g। यू माइट से इसे जिगर डाल दो, मैं टाइम डाल रहा हूँ, वो अपने आप ही सेट हो जाएगा अभी। सही है क्या? अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या स्ट्रिंग स्लैग हो गई? इसका मतलब ये ऊपर जाएगा और वापस से नीचे आएगा। ये एक तरीके से एक बॉल को ऊपर फेंका है विद वेलोसिटी v। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2v/g, वो मैं निकाल नहीं रहा। वही लोग हाइट ही पूछी थी ना, इधर से जो हाइट का वैल्यू आएगा h, ये पूछा था ना, उसका वैल्यू आएगा v स्क्वायर बाय 2g। क्या v स्क्वायर है क्या? 2g डिवाइडेड बाय व्हाट? आंसर कितना आ गया? पक्का? इस लेवल से और कितना ऊपर जाएगा? 1 मीटर। तो टोटल कितना लेवल चला? 3 मीटर। कहाँ दिक्कत है? 6 मीटर कैसा है? सर डबल होगा। डबल करने बहुत अच्छा। समझा क्या लॉजिक? 2 मीटर तो ऑलरेडी जा चुका था वो। आफ्टर द स्ट्रिंग गॉट स्लैग्ड, 1 मीटर और ऊपर जाके फिर गिरा नीचे। Right? For what time? Sorry, for what will be the total height moved by 1 kg block from the present level? 3 meters. For what time the string remains slacked? Answer is 2u divided by g. Again, whatever that comes. ठीक है? But logic समझा क्या? ये हमने already last time में किया था, याद है ना? But last time में दिक्कत ये थी कि वो simple 2 पुली रहती है। इस बार वो पुली का सिस्टम मैंने बढ़ा दिया। Am I correct? नोट किया फटाफट। ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है? 2u/g है टाइम ऑफ फ्लाइट। स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग will happen for 2u/g टाइम। सर 2v/g क्योंकि v और वही 0 आएगा। 2u/g का फॉर्मूला। Is it understood to everyone now? अब सब लोग वापस से तो अगर आई थिंक अब सबको है ना कंस्ट्रेंट हो a और 2a होता है, a और 3 होता है, a और कुछ और वैल्यू होगा, तो उसको आई थिंक है ना इक्वेशन में सेट करना आ गया। क्या मतलब होता है इक्वेशन में? राइट, हम लोगों ने ना जब स्टार्ट किया था लॉ ऑफ मोशन तो मैंने बताया था आपको एक बात था कि हम लोग जब इक्वेशन बना रहे थे तो ट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल थे, याद है ना वो F ड्राइविंग अपॉन टोटल मास वाला। उसके बाद में भी मैंने आपको है ना सबसे पहले लेकिन फिर भी इक्वेशन बनाना सिखाया था। तो क्या यार सिंगल पुली सिस्टम में ना इक्वेशन बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो इक्वेशन बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डबल पुली सिस्टम से। डबल ट्रिपल 4 टाइम्स जो पुली दे देते हैं ना, उसके अंदर फिर उतना सिंप्लीफाइड सिस्टम नहीं रहता है, फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इटसेल्फ, ठीक है, इट्स नॉट दैट ये सीधा मैं नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कर दूंगा, दैट्स नॉट अलाउड। वी कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ थिंग, हमें पूरा सिचुएशन ही हैंडल करना पड़ेगा ठीक से, राइट और नॉट? बट डू यू एग्री बट व्हाट आई जस्ट डिड हियर इन दिस केस? ठीक है, तो हम क्या करते हैं एग्जैक्ट इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एक कंसेप्ट और सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं क्या करूँगा, एक नया थ्योरी, एक नया कंसेप्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। पहले सुनो मैं क्या करता हूँ। सपोज मान लो अभी तक ये जो हम पढ़ रहे थे ना, इन सारे सिनेरियोस को मैंने बोला था ना आपको पहले भी, इन सब सिनेरियो को हम बेसिकली बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है हमारा, हम ये देखते हैं कि बेसिकली स्ट्रिंग जो है ना वो हमेशा सिचुएशन टाइट सिचुएशन में रहती है, इनएक्सटेंसिबल होती है, एक्सटेंड नहीं कर सकते, और हमेशा क्या रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए। हमने सारा डेवलप उसी से किया था, राइट? तो मैं आपको एक सिनेरियो और दिखाता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो। मान लो मेरे पास ये एक ब्लॉक, सपोज ब्लॉक ए, वैसे आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, बड़ी बात नहीं है, बट वो केवल लॉजिक दिखाने के लिए। सपोज इस ब्लॉक को मैंने एक स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे टाई किया, और टाई करके मैंने इसको एक पुली यहाँ पर लगा के, पुली विच इज फिक्स्ड, या इसको पुली को सीलिंग में फिक्स कर ऐसे फिक्स कर दिया, और यहाँ से एक स्ट्रिंग को ऐसे सीधा करके इसको मैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड से आगे की तरफ पुल कर दूंगा, राइट? अच्छा, आप अगर देख रहे होंगे, नोटिस करोगे, तो जब आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड से आगे पुल करोगे तो ये ब्लॉक ग्राउंड पे ऐसे स्लाइड करने लग जाएगा, राइट? इफ यू सी ऑल्सो क्लियरली, तो ये जो एंगल होगा ना थीटा,
ये एंगल थीटा बढ़ता जाएगा. When this block would be very very far away, तो थीटा का वैल्यू negligible, 0 के आसपास होगा. As the block will come closer to the pulley, the angle will go on increasing. The angle will not remain a constant. तो हमसे बोला गया कि पता करके बताओ कि जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा उस समय इस ब्लॉक का स्लाइडिंग स्पीड क्या होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशंस करेंगे. पहले वही मैं आपको जनरलाइज मेथड दिखा रहा हूँ और जैसे ही जनरलाइज मेथड सीखोगे ना बाकी सब अपने आप सिखा दूंगा. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, अभी तक हम एक काम करते थे, देखो इफ यू रिमेंबर दिस, हम स्ट्रिंग का लेंथ जो होता था ना सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट रखते थे, यही करते थे क्या? इसमें एक छोटा सा गड़बड़ होगा. आप अगर नोटिस करोगे ना तो स्ट्रिंग का ये वाला जो लेंथ है इस पुली के इस साइड से लेकर इस ब्लॉक तक का दिख रहा है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ कांस्टेंट नहीं है. एक्सटेंसिबल तो नहीं है बट ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा. क्यों कांस्टेंट क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि ये पुली धीरे धीरे आगे की तरफ पुश होती जाएगी, तो ये लेंथ क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा. राइट और नॉट? अच्छा, और साथ साथ में एक और बात नोटिस करो कि इस ब्लॉक का ये जो डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस भी कंटिन्यूअसली वेरी करता जाएगा. बड़े बात हूँ, इन होल ऑफ द सिनेरियो एक चीज तो कांस्टेंट ही रहेगी, वो है दिस हाइट h. चाहे ब्लॉक कितना भी दूर हो, चाहे कितना भी पास हो, इस पुली का जो सेंटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कभी चेंज नहीं करेगा. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस y will be variable, this x will be variable, but this height h will remain a constant all times. एग्रीड है क्या इस बात? अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस ब्लॉक का जो हाइट है ना, मैंने दिखाया इवन दो, बट ब्लॉक का हाइट नेग्लिजिबल है, मतलब 0 हाइट का ब्लॉक है. ठीक है, तो कैन यू सी ये ट्रायंगल बन जाएगा फिर. तो मैं इसमें लिख देता हूँ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर should be equal to what? राइट है क्या? हम कैलकुलस वाले सिचुएशन में यही करते थे, कांस्टेंट लिख लेते थे. आर वी अलाउड टू डिफरेंशिएट दिस क्वांटिटी? डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आई होप सबको चेन रूल आता है. तो पहले हम क्या करेंगे? पहले पावर डिफरेंशिएट करेंगे. जब पावर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मान जाएगा 2, फिर y डिफरेंशिएट करेंगे dy by right minus x square. 2 times of x must be equal to what? 0. तो 0 x का भी चेंज नहीं हुआ. चेंज होता तो मैं 0 नहीं लिखता. राइट है क्या? पक्का? 2 और 2 गया. राइट. अब आगे सुनना, ये इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है इसलिए ध्यान सुनना. ये दिख रहा है y, ये y क्या है? लेंथ है क्या? तो dy by dt क्या होगा? The dy by dt will be the rate at which the length is changing. The length is changing for the rope at a speed of, समझ में आया क्या? पर सेकंड में 10 मीटर चेंज हो रही है. तो कैन आई राइट dy by dt to be equal to, क्या लिखूं? पक्का? क्यों माइनस का से आ गया? डिक्रीजिंग. समझा कि नहीं समझा? y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है. +10 मत लिखना. समझ में आया? x तो पता ही नहीं है हमको, तो मैं उसका वेलोसिटी लिख दूं माइनस ऑफ x इनटू dx by dt. ये है क्या x? तो dx by dt is velocity of block A, which I still do not know. डायरेक्शन में नहीं पता मेरे को. This must be equal to what? 0. So velocity of A will be equal to, check करो, minus of y by x into 10. राइट है क्या? यार सब सही है? आगे देखो, ये दिख रहा है y और ये x है क्या? तो we see clearly y by x जो है is hypotenuse over base. hypotenuse over base को हम क्या बोलते हैं? माइनस, hypotenuse over base बोलते हैं हम sec थीटा. मतलब आ गया माइनस ऑफ 10 sec of 30 degrees. सही है क्या? ये what does minus sign indicate? माइनस इंडिकेट कर रहा है कि x जो है ना
वो डिक्रीज करना चाहिए। सही बोल रहा है क्या? बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर लेंथ डिक्रीज करेगा तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, जो चीज नहीं पता होती वो अपने आप विद साइन आ जाएगी। सर पर फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए को नेगेटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो भी पता था मेरे को। सर क्योंकि dx/dt मुझे क्या पता भी इधर जा रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ इधर भी जा सकता है। सर पर अगर y भी अगर dy/dt अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ। डिक्रीज हो रहा है वाह, तेरे को पता है कि ये ब्लॉक किधर जा रहा है? तो जो नहीं पता है उसके लिए डायरेक्शन लगा सकता हूँ। तो y के लिए कैसे लग रहा है? Y को तो पता है ना। डिक्रीज हो रहा है तभी तो y नेगेटिव में अरे जाएगा। y का एक्चुअल वेलोसिटी पता है कि नहीं पता है? हाँ a का पता है क्या? हाँ, नहीं जो नहीं पता है उसमें डायरेक्शन कैसे लगाएगा तू? क्या सिखाया लॉ ऑफ मोशन में? जो अननोन क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है कुछ भी। अननोन क्वांटिटी तो बेचारी खुद डायरेक्शन के साथ आएगी, जो नोन क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन पता है। तो भाई कांस्टेंट क्यों नहीं है बताओ ना, मुझे समझ नहीं आया। y कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ वो समझ नहीं आया। अबे लेंथ बिटवीन दैट पुली एंड द ब्लॉक। अच्छा खींचे बट आपने बोला अच्छा, so you won't be looking at the length that is No, y. I said what is y? Just check it out. What is y? So it's looking at just that point. ट्राइंगल के अंदर देख रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो है, is it a constant? No Is the base constant? no. Only the perpendicular is constant. ठीक है? That's h. Right है ना? पक्का? हाँ भाई, नोट कर लो। But in moment there will be a moment when the body itself goes up, that तभी height कम नहीं होगा। उसके पहले का है आंसर। उसके पहले का आंसर है सर। अच्छा बॉडी लिफ्ट ऑफ नहीं है। बॉडी लिफ्ट ऑफ एवरीथिंग विल चेंज। या सब कुछ होगा तो फिर तो खत्म हो गया, हमारा कुछ नहीं करना। नोबडी लास्ट के साथ, ठीक है ना? ये पूरा सिनेरियो क्या तब तक के लिए तब बॉडी स्लाइड कर रही है। अगर बॉडी लिफ्ट ऑफ कर गई तो सब गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया। फिर क्या करेंगे अलग बात है। फिर गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कितना स्पीड है क्या है, तो शायद आप सॉल्व अदरवाइज आई सॉल्व। हाँ भैया, आंसर नोट कर लिया आपने? जल्दी नोट कर लो फटाफट से। अच्छा बट ऑब्वियसली इसी को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ और मेथड्स भी हैं व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ये तो बिल्कुल सही मेथड है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस मेथड, ठीक है? बट शॉर्टकट भी है, लेकिन उस शॉर्टकट में कुछ एरर्स भी हैं, वो भी हम सीखेंगे, वो सब सीखने हैं। हाँ भाई सुनो, बोट ध्यान से। आई विल गिव यू समथिंग एल्स, राइट? एक बार सुनो लॉजिक। अच्छा, स्ट्रिंग को हमेशा टाइट रहना है और स्ट्रिंग को हमको टूटने नहीं देना है। These two things give a string another property मान लो ये मेरे पास स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग दे रखी है, massless ideal string। मान लो इस massless ideal string में there is one point of the string, point A, which started moving downwards with a speed of 5 meters per second। तो एक बात बताऊं, स्ट्रिंग का कोई भी और पॉइंट चूज कर लो, उसको नीचे चलना पड़ेगा विद 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो सब गड़बड़ होगी। भैया तो टूटेगी या स्लैग हो जाएगी। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये पीछे रह जाएगा, ये वाले आगे भाग जाएगा, स्ट्रिंग टूट गई। वी कैन नॉट अलाउ। ये 5 है और ये 6 है, तो स्ट्रिंग स्लैग हो जाएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर जाने लग जाएंगे। वी कैन नॉट अलाउ। तो इसका मतलब एक पक्का बात पता पड़ गया हमको कि अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर एक पॉइंट का भी वेलोसिटी हमें मिल जाए, लेकिन अलोंग दी स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर स्ट्रिंग से मतलब नहीं है मुझे, तो क्या बाकी सारे पॉइंट का वेलोसिटी भी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए? क्योंकि अगर वो चेंज हुआ तो हमारे सारे लॉजिक गलत हो गए। एम आई राइट? क्या सही बोल रहा हूँ मैं? बस दैट्स द पॉइंट। तो सुनो बोलते, तो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में दैट द velocity of all the particles of a string along the string must be the same। सही बोला है क्या मैंने? बात लॉजिकल भी है क्या? देख लो एक बार, बस ठीक है। चलो, ये ब्लॉक है, ब्लॉक है, ये पुली है, ये कितना 10 था ना? हमसे पूछा इस ब्लॉक का वेलोसिटी बताना। चलो एक पॉइंट पकड़ता हूँ, ये रहा पॉइंट। इसका वेलोसिटी इधर है क्या? कितना है? पक्का ना? अच्छा, ये ब्लॉक इधर जा रहा है क्या? कितनी वेलोसिटी से पता है? v ले लेता हूँ, v है। बट एनी पॉइंट विच इज कनेक्टेड टू दिस ब्लॉक, वो भी इधर ही जा रहा होगा। तो क्या ये जो पॉइंट है जो स्ट्रिंग के ऊपर है, वो भी कनेक्टेड है इससे?
तो वो किधर जा रहा है? आगे जा रहा है। कितनी वेलोसिटी जा रहा है आगे? VA से। पक्का? क्या मैं इस VA को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ? ये थीटा है ना, तो ये V होगा मेरे पास। Can I break it up into two parts? Yes. ये पार्ट कितना होगा? ये होगा VA cos थीटा, और ये पार्ट बाहर में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मतलब क्या है? हमको मतलब केवल किससे है? स्ट्रिंग के अलोंग क्या है, यही मतलब था ना। हमने अभी भी क्या सीखा कि स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी दो पॉइंट हैं, उनकी वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब VA cos theta must be exactly equal to what? 10. So VA must be equal to what? 10 sec theta. Right है कि नहीं है? Obviously this answer would not be able to give you the sign. साइन हमको क्या लेना पड़ेगा? खुद से एंटिसिपेट करना पड़ेगा। उसमें फायदा ये था कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में वो साइन के साथ ही दे देगा, ठीक है। इसमें अगर हम साइन एंटिसिपेट नहीं, मतलब डायरेक्शन एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यार ये मेथड लगाना मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि ये क्या है, बेचारा साइन नहीं दे पाता। ये आपको ये बता देगा कि वैल्यू क्या है, अनडेक्लेयर वैल्यू सेम आ रहा है, और ये फास्टर भी है, डेफिनेटली फास्टर है, ठीक है। सो व्हाट वी जस्ट लर्नड इज अ न्यू कांसेप्ट। चाहो तो एक काम करो, स्टामा करके एक पॉइंट लिख लो ताकि याद रहे। इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग्स, सबको समझा आंसर सेम आया? देख लो एक बार, नेगेटिव नहीं आया क्योंकि वो साइन नहीं दे सकता आंसर, ठीक है। इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग्स, the velocity of all the particles of the string. In case of ideal strings, the velocity of all the particles, the velocity of all the particles, the velocity of all the particles along the string, perpendicular string से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, along the string must be exactly identical, ठीक है। exactly identical मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, वैल्यू भी सेम होना चाहिए। Do you all agree with that? And that doesn't only goes for velocity, that goes for acceleration also, क्योंकि velocity का differentiation acceleration होता है, and this goes for other things also for us, right or not? Please note down this, जल्दी से नोट डाउन करो, लॉजिक समझो फटाफट से। Yes, please. What particle contact? I don't get it. Please repeat the question. Particle particle at the point of contact of the string and the block. That small dot that you have made, right? Yes. Particle. What is the Yeah. So what is the velocity of that? velocity of that particle? The velocity of this particle you are saying? The net velocity of this particle would be exactly 10 meters per second. ठीक है? This It particle. won't have the influence. Yeah. It won't have the influence of a block. It has got influence of a block up. That's why it is. Sorry, the velocity of this particle will be VA, not 10 meters per second. VA. This particle is rigidly tied to block A. If it is rigidly tied to block A, इसका मतलब this particle is going to move with the exact same velocity as A is moving. ठीक है? उसका जो along the string value है वो 10 के बराबर है। along the string वाला वैल्यू exactly 10 के बराबर है, बट दूसरा वेलोसिटी उसके बाद ऑलरेडी अवेलेबल है। राइट नाउ, यस अंडरस्टूड और नॉट? जल्दी चेक कर। Yes, I can say yes. ओके, चलो नाउ सुनो एक और चीज। देयर इज अनदर कांसेप्ट यू विल लर्न टुडे, इट्स कॉल्ड एज द वेज कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, वेज कंस्ट्रेंट्स है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ट्रबल रहा है, तो इसलिए वेज कंस्ट्रेंट्स को बिल्कुल ध्यान से समझना और इसका लॉजिक एकदम ध्यान से अंडरस्टैंड करना। मैं आपको पहले वेज कंस्ट्रेंट का एक्चुअल एग्जांपल लेके आऊंगा, ठीक है? एक मिनट। वेज कंस्ट्रेंट एक्चुअली प्रिजर्व्स द रिजिडिटी ऑफ मटेरियल्स। नाउ व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय वेज कंस्ट्रेंट? एक मिनट सुनो एक बार प्लीज बोर्ड पे। मेरे हाथ में ना राइट अवे ये दो वुड के डस्टर्स हैं, ठीक है? एंड इनका जो वुड वाला सरफेस है ये परफेक्टली रिजिड सरफेस है, you cannot compress them, unlike the sponge वाला part. This part is basically a part which जिसको आप लोग basically deform कर सकते हो, इस part को आप deform नहीं कर पाओगे, the wood वाले portion। मैंने क्या किया, इस wood के दो blocks को, rigid blocks को एक के ऊपर एक रख दिया, right? So do you all agree that एक contact surface बन गया? अगर ऐसे रखा हुआ है तो contact surface बना हुआ है, right? अब मैं क्या करूँगा सुनना ध्यान से, ठीक है?
अगर मुझे इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस को मेंटेन रखना है तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, मान लो किसी इंस्टेंट पे ये नीचे वाला जो डस्टर है, नीचे वाला डस्टर नीचे चलने लग जाए 5 मीटर पर सेकेंड से, तो अगर इसको कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है तो इसको भी नीचे चलना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड से, फॉर द एग्जैक्ट सेम रीजन। अगर 5 नहीं हुआ, 5 से कम रह गया तो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, ये 5 से ज़्यादा हो गया तो इट विल ट्राई टू पेनिट्रेट इनसाइड द ब्लॉक, ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम आर एब्सर्डिटीज। तो इसका मतलब अगर कोई दो ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में रहना है रिजिडली, तो कैन यू अंडरस्टैंड, सुनना ध्यान से मेरे वर्ड्स को, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये दिख रहा है कॉमन टेंजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन टेंजेंट, कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस का जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट? कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर अलग अलग हुआ वेलोसिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइडिंग हो जाएगी, राइट? बट कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? हमेशा सेम रहना चाहिए। एम आई राइट और नॉट? दिस कंसेप्ट इज नोन टू एज द वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है? तो वेज कंस्ट्रेंट मतलब लिख लो डेफिनेशन पूरा। If two rigid bodies actually, two rigid bodies are in physical contact, if two rigid bodies are in physical contact, then if two rigid bodies are in physical contact, if two rigid bodies are in physical contact, then to maintain the contact surface, their velocities and acceleration, to maintain the contact surface, their velocities and accelerations along the common normal, their velocities and accelerations along the common normal must be exactly the same. Must be exactly the same. ठीक है? आई होप सबको समझ में आया बात। अब इसका आप लोग सिचुएशन देखो, मैं अभी रिपीट करता हूँ। दो बॉडीज को रिजिडली कांटेक्ट में रहना है तो उनको कांटेक्ट में रहने के लिए हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन को सेम रखना पड़ेगा। अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलग अलग हो गए, ठीक है, तो बॉडीज या तो कांटेक्ट छोड़ेंगी और या एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करेंगी, विच विल नॉट अलाउ फॉर एटलीस्ट द रिजिड ब्लॉक्स, ठीक है? फॉर नॉन रिजिड ब्लॉक्स हो सकता है वो पेनिट्रेट करते हैं, अ स्पंज बॉल कैन ट्राई टू पेनिट्रेट इनसाइड अ स्पंज ब्लॉक, ठीक है, बट अ स्टील बॉल कैन नॉट पेनिट्रेट इनसाइड अ स्टील बॉल, ठीक है? रिजिडिटी के लिए हमको वो प्रिजर्व करने के लिए रिजिडिटी को ये करना ही पड़ेगा, राइट और नॉट? सो कॉमन नॉर्मल के अलावा, अच्छा क्या कॉमन टेंजेंट से हमको कोई फर्क पड़ने वाला है? तो जितने भी न्यूमेरिकल देखेंगे ना उसमें सब क्या करेंगे, बस कॉमन नॉर्मल वाला ही सिचुएशन सोचेंगे, ठीक है? नाउ व्हाट डज दिस कॉमन नॉर्मल मींस? यार ये हर जगह पे कैसे डिसाइड करें? एक मिनट के लिए माइक बंद रखो, मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, सुनो, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ, ठीक है? एक काम करता हूँ, आई टेक एन एग्जांपल फॉर यू। मान लो मेरे पास, और पहले विजुअलाइज करो एग्जांपल को। ये मैं देखिए ना, बहुत बड़ा समझ लो स्टील का, वुड का या किसी रिजिड सरफेस का एक पिलर है, ह्यूज पिलर, but this pillar is constrained, it's allowed to move through a groove like this, ऐसा ग्रूव देखिए मैंने, ये ना गैप जो मैंने दिखाया है ना, गैप मैंने केवल आपकी क्लैरिटी के लिए दिखाया था, भाई समझ लो गैप जो है नेग्लिजिबल है। तो कहने का मतलब पता है क्या है? समझ लो ये पेन है ना, ये पेन मेरे हाथ के बीच में ऐसे है और ये पेन मेरे हाथ के बीच में से स्लाइड कर सकता है, राइट? बट ये इस ग्रूव में से स्लाइड कर सकता है, मतलब it cannot move here or here, it can only move either down or it can move up. So the movement of this pen is now restricted only in the vertical directions, right? Below this pillar there is a huge inclined plane cap, ठीक है? और मैंने एक और चीज कर दी है, इसका एंगल ले लेता हूँ मैं, कुछ इसका एंगल दे दिया मेरे को, कुछ वैल्यू ले लेते हैं, सपोज थीटा दे दिया है, थीटा का भी चाहिए तो थीटा का ले लो, 37 डिग्री दे दिया या 30 दे दिया, व्हाटएवर यू विश। इसका पिलर का मास कैपिटल एम है और इंक्लाइन प्लेन का मास 2m है। इंक्लाइन प्लेन इज नॉट फिक्स्ड, इंक्लाइन प्लेन इज आल्सो मूवेबल,
ठीक है, तो जरा देखो होगा क्या। एक बात बताओ यार, ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक पिलर ऐसे रखा हुआ, जो पिलर क्या करेगा, इंक्लाइन प्लेन को पुश करेगा नीचे, तो देख रहा है पिलर का जो मूवमेंट होगा सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, वर्टिकली नीचे होगा, बट जब ये पिलर वर्टिकली नीचे आएगा तो इंक्लाइन प्लेन इधर स्लाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? पहले बात समझ में विजुलाइज हुआ कि ऐसा हो सकता है कि पिलर जो वर्टिकली नीचे गिरेगा तो इंक्लाइन प्लेन इज गोइंग टू स्लाइड इन द राइट डायरेक्शन, possibly not with the same acceleration. I am not very sure that the accelerations are going to be same or not, but ये तो पक्का है कि मूवमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमको ये बता रहा है कि पिलर इज गोइंग टू गो डाउन but the inclined plane is going to go towards the right or not? यहाँ तक समझ में आया ना? चलो फिर एक काम करते हैं, हम देखना चालू करते हैं क्या क्या होगा। अच्छा, do you all agree that is inclined plane acceleration A इधर मान लेता हूँ, चलेगा? तो पिलर का एक्सेलेरेशन कहाँ मानना पड़ेगा? नीचे मानना पड़ेगा, किधर? B, राइट है क्या? एग्जांपल इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, ठीक है? अच्छा मैंने ना फिर से दिखाया, ये गैप दिखाया ना पिलर और इसके बीच में, ये गैप है नहीं, ये गैप बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वो केवल क्लैरिटी के लिए गैप दिखाया। You see, this pillar and inclined plane will be in contact. तो जो ब्लैक कलर की में लाइन नहीं है, ये इनका कॉमन टैंजेंट है, राइट है क्या? तो सबसे पहले काम करते हैं हम, कॉमन टेंजेंट तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो कॉमन नॉर्मल चाहिए होती है। तो क्या कॉमन नॉर्मल ये डॉटेड लाइन है क्या? पक्का? अच्छा, इस कॉमन नॉर्मल पे मैं दो पॉइंट चूज कर रहा हूँ, एक पॉइंट इस इंक्लाइन प्लेन पे और दूसरा पॉइंट इस पिलर पे, चलेगा क्या? ठीक है, जो पॉइंट इंक्लाइन प्लेन पे है उसका एक्सेलेरेशन वही होगा जो इंक्लाइन प्लेन का है, किधर होगा? राइट है क्या? कितना होगा? अच्छा, होपफुली आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट ये एंगल थीटा है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, राइट? तो क्या ए को ब्रेक कर सकता हूँ दो पार्ट्स में? एक तो कॉमन टेंजेंट के अलावा कितना होगा? भाड़ में गया, तो उससे क्या मतलब? मैंने अभी तो सिखाया था, कॉमन टेंजेंट क्या है, उससे फर्क क्या पड़ता है? ये कितना होगा? Do you all agree with that? पक्का? गुड, चलो अब आ जाओ हम लोग दूसरा ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक मतलब पिलर, ठीक है? पिलर का एक्सटेंशन कहाँ है? ओके, डाउनवर्ड, ये पिलर, ये बी है क्या? पक्का? अच्छा, मैं आई एम टेकिंग अ लिबर्टी ऑफ अज्यूमिंग that you would be able to prove it in next 5 seconds only. ये एंगल थीटा हो गया, Yes. which I am not going to prove. Even if you ask me, I will not prove. Sure ना? Good. ये कितना होगा? B cos थीटा, और ये भाग में गया। सही है क्या? क्या सीखा था अपन ने कि अगर इस पिलर को इस वेज के साथ कांटेक्ट में रहना है तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था सब कुछ, मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए, which actually will finally mean that a sin theta must become equal to what? B cos theta, which gives us B as a tangent theta. What is the theta given to us? 37. So a, what is tan 37? 3/4. आ गया क्या B और A का रिलेशन? पक्का? And you know one thing, by this whole example, I have proven another fact for you, that it is not at all compulsory that acceleration of the pillar and the wedge same आ जाए. Not compulsory. but क्या same आ सकता है क्या? जैसे एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा है जिसमें सेम भी आ जाता है 45, बट हमेशा थोड़ी सेम आ जाएगा, हर बार तो हमको कैलकुलेशंस ही करने पड़ेंगे। Am I right or not? तो वापस रिपीट करता हूँ, आज के बाद से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें दो रिजिड बॉडीज कांटेक्ट में है और अपनी मर्जी से कहीं भी चल रही है, तो एक काम करो, उन दोनों रिजिड बॉडी का जो कांटेक्ट है ना, एक मिनट, उन दोनों रिजिड बॉडीज का जो कांटेक्ट है उस पर कॉमन टेंजेंट बना लो, ठीक है? उस कॉमन टेंजेंट से हमको कोई फायदा नहीं होगा, उस टेंजेंट पे आप कॉमन नॉर्मल क्रिएट करो, ठीक है? और जो भी एक्सेलरेशन दे रखे हैं सबको तोड़ लो कॉमन नॉर्मल के अलावा, बाकी के भूल जाओ,
कॉमन नॉर्मल के अलावा जो भी एक्सलेशन होंगे सबको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। वहां पे आपकी थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की जो नॉलेज है वो सिंपल ज्योमेट्री का, तो बहुत टफ ज्योमेट्री भी नहीं, वो यूजफुलनेस है ना। वो कैसे ब्रेक करना है, कॉस कौन सा होगा, साइन कौन सा होगा, थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, वो सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बट बहुत मुश्किल भी नहीं हो, डिसाइड हो जाएगा बहुत इजीली। जैसे वो जो एंगल मैंने दिखाया ना वो बहुत टफ नहीं है बनाना, बहुत ही सिंपल एंगल है। एम आई राइट क्या? एक बार नोट करो, मैं आगे और कुछ दिखाता हूँ। एक बार नोट करो। Note down this and then we will continue. गैप है ही नहीं एक्चुअली, वो केवल क्लैरिटी के लिए था, मतलब यू डोंट थिंक कि वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है उससे। वो गैप दिखाने का मतलब ये था कि वो बस केवल उस ग्रुप के अंदर स्लाइड कर रहा है। Neither there is a gap between the groove and the pillar, nor there is a gap between the pillar and the wedge. वो just to show you है कि वो वहाँ पे टच कर रहा था उसको। The gap is 0. बी की वैल्यू वो होनी चाहिए ताकि वो दोनों कांटेक्ट में रहे। अगर बी का वैल्यू सेट नहीं हुआ तो फिर कांटेक्ट नहीं रहेगा। Contact will as soon as the b का वैल्यू changes, contact छूट जाएगा। If you don't satisfy this equation, contact between A and B will be lost. तो वो पॉइंट पे ये सेम पोजीशन रहेगा, एक्चुअली वो स्लाइड होगा नीचे। स्लाइड तो हो ही रहा है, बट ऐसे स्लाइड होगा कि दिस रिलेशन शुड ऑलवेज बी। सो क्लियर है क्या यहाँ तक? आगे देखो, पहले तो पहला पार्ट था, एक बार नोट कर लिया क्या? और ना जस्ट नोट करने के बाद में ना वो जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था ना, एक बार रीड कर दो सेशन and see to it that the statement which I wrote for you now makes a complete sense. देख लो जो स्टेटमेंट में लिखवाया था, क्या मैंने बोर्ड पे वही किया है क्या एग्जैक्टली? कुछ चेंज तो नहीं किया ना उसमें से बिल्कुल भी। Just read the statement and see to it that you understand that statement. एकदम सेम स्टेटमेंट, राइट है क्या? है ही अलग है, ए और बी का सेम कहाँ है? अलग है ना, सेम होता है क्या? लेके एंगल में 45 पे क्या हो, tan थीटा 1 बन जाता है, इसलिए सेम। अच्छा ठीक है, हो गया। एक और चीज बट यार ये तो क्या हुआ, केवल रिलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन आया, प्लीज बात नहीं, ये तो केवल रिलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन आया, हमने बाकी तो कुछ किया ही नहीं। तो बाकी एक चीज और कर देते, ठीक है। टेकिंग द वैल्यू ऑफ g टू बी 10, मैं आपको इन दोनों के एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना सिखा दूं, ठीक है। जस्ट लुक एट द पिलर फर्स्ट, प्लीज एक मिनट बात बंद कर दो। किन पिलर की बात करते हैं? पिलर एक ग्रुव में है, पिलर पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, व्हाट इज दैट फोर्स? मास इनटू ग्रेविटी, राइट। ये पिलर का कॉन्टैक्ट सरफेस है, राइट। यहाँ पे वेज बनाता हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ये थीटा था, राइट। अच्छा इस पे भी वो mg लग रहा है, पर उससे वो मतलब नहीं है वाला, क्योंकि ग्राउंड पे चल नहीं सकता है। इसका एक्सेलरेशन कितना है? b नहीं a है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है नीचे? b। a और b का रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास है। अच्छा, इज देयर अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पिलर एंड द इंक्लाइन थिंग? So if there is a contact, इसका मतलब there will be a action reaction, right? Action होगा किस पे? Plane पे। किधर होगा? इस contact के समझ में आया क्या? ये होगा an action. So will there be a reaction? वो कहाँ होगा? इसके समझा क्या? पक्का? अच्छा, अगेन मैं ये लिबर्टी ले रहा हूँ because I am not going to prove it to you. It is going to take less than 10 seconds to prove it. ये जो एंगल आएगा ये थीटा आएगा, आराम से देखेगा, हाँ बहुत आराम से देखेगा। वो ये ऐसे बनाओगे तो थीटा होगा, 90 का थीटा हो, थीटा। So can I break up this n into two parts? What is this part? n
cos theta. What about this part? अच्छा ये पिलर इधर तो जा नहीं रहा है, तो इधर वाले फोर्स सब बैलेंस आउट हो जाएंगे आगे. क्या नीचे चल रहा है क्या? तो नीचे के लिए लिखता हूँ क्वेश्चन. नीचे जा रहा है ना पिलर, तो mg नीचे माइनस n cos थीटा ऊपर मस्ट बी कैपिटल M इनटू सही लिखा है क्या? सही है. नाउ पिलर पे आ जाओ. क्या पिलर वर्टिकल चल रहा है क्या? सॉरी पिलर नहीं, सॉरी इंक्लाइन पिलर. क्या इंक्लाइन पिलर वर्टिकल चल रहा है? नहीं. कैसे चल रहा है? हॉरिजॉन्टल. ये n दिख रहा है? ये थीटा होगा. तो ये कितना होगा? n cos थीटा. और ये कितना होगा? n cos थीटा से तुमको मतलब है ही नहीं. बचा हो गया n sin थीटा ही है. तो n sin थीटा मस्ट बी 2m into a. राइट है क्या? n sin थीटा इज इसका मास into इसका एक्सेलरेशन. हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर? 2. वेरिएबल्स क्या हैं? n, a और b. नहीं क्वेश्चन 2 नहीं है, क्वेश्चन 3. इसी तो आई. इसी क्वेश्चन ने सबसे पहले लिख ली थी. राइट. हाउ मेनी क्वेश्चंस? 3. हाउ मेनी वेरिएबल्स? 3. हो गया सर. वो थीटा का वैल्यू 37 डाल देना, वो a का वैल्यू b का फॉर्म में डाल देना. इट इज गोइंग टू बिकम साइमल्टेनियस इक्वेशन. ठीक है. द वेरिएबल्स आर कैपिटल N, small a and small b. The equations are 1, 2 and 3. Agree है ना? चलो नोट डाउन प्लीज. लॉजिक समझा आपको? चलिए ले ले. You understand the logic now? Yes. So wedge constraint समझा ना? The homework is written on the board only. Only. ठीक है? Doubt नहीं रहता.